हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर बच्चों में कर ली शीट। सही सही बताना। तीन यस आए हैं अभी। नहीं बच्चों, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे सही से बता दो। अगर नहीं किया तो फिर हम आज ये ना करें डिस्कस, उसका तो ऐसे फायदा नहीं होगा। कितने क्वेश्चन थे इसमें? अच्छा, फर्स्ट 30 कर लें, उतने कर लिए सबने? चलो इसमें पूछो बच्चों डाउट्स। फोर्थ क्वेश्चन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। बच्चों बताओ ये सही है गलत है स्टेटमेंट? तो नहीं बच्चों, ये गलत ही है। ऐसा क्यों? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये बॉक्स है, मतलब दो ब्लॉक्स हैं। आप कैपिटल एम ब्लॉक को आगे धक्का मार रहे हो फोर्स एफ से। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो आप फर्स्ट केस ये मान लो कि स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम के साथ साथ ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो भाई इस केस में स्मॉल एम के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों? कौन सी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है? स्टैटिक। क्या वो कोई वर्क कर रही है? यस बिल्कुल कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल एम भी आगे को जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब वो, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। नाउ व्हाट अबाउट बी?
एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो हाँ, तो जो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, उसके इसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बच्चों? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 नहीं हो सकती काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। पॉजिटिव कैसे हो जाएगी? मान लो हम फोर्स F बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, तो स्मॉल m उसके साथ मतलब स्मॉल m कैपिटल M के साथ नहीं जा पा रहा, मतलब उससे पीछे रह रहा है, बट जा तो आगे ही रहा है फिर भी। ठीक है ना? तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होता है? जैसे मान लो आपने ग्राउंड पे एक ब्लॉक को छोड़ दिया, वो थोड़ी देर में रुक गया, तो वो नेगेटिव वर्क डन वाला केस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई सारे केसेस को कवर कर रहा है, तो इसका आंसर डी ही आएगा। सर एक बार बता दो कि पॉजिटिव कैसे आएगा उसका? किसका? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में। अगर आप मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो मतलब जो कैपिटल एम है वो आगे होगा, जाता जाएगा, मतलब स्मॉल एम उसके ऊपर स्लिप कर रहा होगा इस तरह से। मतलब फिर स्मॉल एम आगे तो जा रहा होगा, बट जितना कैपिटल एम आगे जा रहा है उतना आगे नहीं जा पाएगा। ओके सर। आगे बच्चों। सर आपने कहा था कि स्टैटिक का वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वो कब होगा? स्टैटिक मैंने एक मिनट, मैंने बोला था क्या स्टैटिक का वर्क डन नेगेटिव इफ वी थिंक इज इट पॉसिबल?
स्टैटिक का वर्क डन नेगेटिव कैसे हो जाएगा? जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पे। जब हम ऐसे लगा रहे हैं तो जो तो स्मॉल एम पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, अभी मान लो दोनों Yes, sir. इकट्ठे जा रहे हैं, तो जो तो स्मॉल एम पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है उसका वर्क डन तो पॉजिटिव है, लेकिन जो कैपिटल एम पे लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन Okay, sir. उसका तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। एंड हाँ बस ठीक है बच्चों, अभी क्लियर हो गया? ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकते हैं। व्हाट अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन? उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, राइट? चलो आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो आप इसी में कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई वर्क डन एफ इंटू आर आएगा या वर्क डन एफ इंटू पाई आर बाय 2 आएगा, है ना? बेसिकली वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली बात है। तो बच्चों जो वर्क डन में एस होता है, वो एस होता क्या है? तो एस होता है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में फोर्स जो है वो आपकी हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? आर। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा होता कि जो फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही है, मतलब हर इंस्टेंट पे इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती जा रही है, फिर क्या आंसर बनता? फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया है? वो तो पाई आर बाय 2 की है, फिर आपका आंसर एफ इंटू पाई आर बाय 2 बनता। ठीक है जी। बच्चों समझ गए कि कब एफ इंटू आर आएगा, कब एफ इंटू पाई आर बाय 2 आएगा, है ना?
और बच्चों आपने एक चीज ये देखी होगी कि मैकेनिक्स में ना रिवीजन मतलब क्वेश्चंस की फॉर्म में ही हो सकती है, थ्योरी नहीं होती ज्यादा कुछ। ये तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब उससे सारे जो स्पेशल केसेस होते हैं वो कवर होते जाते हैं, जिन बातों का ध्यान रखना होता है। मतलब फिर से एक बार सुन लो, मैंने क्या बोला था कि जब जो वर्क डन में F इंटू एस होता है, वो S क्या होता है, दैट S इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्योंकि गिवन क्वेश्चन में जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। यही अगर कोई और क्वेश्चन होता जहां पे जो फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही होती, तो फिर आपका आंसर F इंटू पाई आर बाय 2 होता। ठीक है, अच्छा एक बार 7th क्वेश्चन देखो। मतलब दिस विल टेल यू कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह लगाते हैं। बच्चों मुझे बस एक बार कोई जाना ये बता दो कि आप 11th में किस तरह लिखते थे, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के लिखते थे, या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा मैकेनिकल लिखते थे। मतलब मैं उसी तरह बताऊं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए आप। दोनों से ही करते थे, मतलब सर ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा था कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि मतलब फिर मैं वही बताऊं, अदरवाइज आप एम ही कंफ्यूज हो गए। चलो ठीक है, अदर देन कंजर्वेटिव, ठीक है मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो देखो बच्चों ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो फोर्सेस लग रही हैं अदर देन कंजर्वेटिव, वो सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि ये ऊपर वाले एम ब्लॉक पे लग रही है। और अब इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो गई, ये तो क्लियरली स्लाइड ही कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स हो गई इनफैक्ट हमें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही निकालना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ये पीछे को लगेगी। हमें कहा है कि जब फाइनली इसकी स्पीड 10 हो गई, जब इसकी स्पीड 10 होएगी तो इसकी स्पीड भी 10 होएगी। ठीक है जी, फिर अब मान लो कि ये कुछ x मूव किया टुवर्ड्स राइट, मतलब x राइट को जाएगा और स्पीड 10 हो गई। अब आपकी टर्म्स देखो कैसे आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, एक ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है, ये क्या बन गई म्यू m is 1 g 10, तो ये 5 बन गई। तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव में कौन सी फोर्स है, सिर्फ फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो गया, -5 इंटू एक्स। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि फोर्स पीछे को है एक्स आगे को है, तो 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पहली टर्म डेल्टा के ई, डेल्टा के ई में क्या आ गया, हाफ m इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ
m into m नहीं 2m, हाफ 2m into 10 स्क्वायर, और एक यहाँ पे टर्म आनी है डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना हो गया? आप देख सकते हो कि जो 2m मास है वो x नीचे गया है, तो उसका क्या बन गया? -2mgx। अगेन ये माइनस क्यों आया? क्योंकि वो नीचे को जा रहा है। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वो क्या है? -5x। तो फिर उससे -5x की वैल्यू निकल आएगी। क्या ये सबको समझ आ गया? आप ये भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में कि पहले न्यूटन्स लॉज लगा के दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकाल लो, और फिर आप काइनेमैटिक्स लगा के ये निकाल लेते कि जब उसकी स्पीड 10 हुई तब तक उसने मूव कितना किया है। मतलब एनएलएम प्लस काइनेमैटिक्स लगा के भी आप x निकाल सकते थे, और फिर उससे आप ये -5x की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, आगे बच्चों। ये बच्चों सारे क्वेश्चन ही ना वैसे हैं, मतलब जिनमें आप कहीं ना कोई गलती कर सकते हो। -5 इसलिए है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन में आपको कहा है कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, एंगल थीटा, अब हमें ये कह दिया कि तो ये मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन है ये वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, तो ये ब्लॉक भी वेलोसिटी v से ही ऊपर जा रहा है। अब अगर हम इस ब्लॉक के एफबीडी का सोचें, इस ब्लॉक के ऊपर बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी? जो फ्रिक्शन होएगी वो mg sin थीटा ही होएगी, तभी वो ब्लॉक रेस्ट पे रह रहा होगा, है ना? वो नीचे वाले mg sin थीटा को बैलेंस कर रही होगी, तभी वो ब्लॉक रेस्ट पे आएगा। नहीं, हमने ये नहीं कहना, म्यू को नहीं पिक्चर में लेके आना। देखो फिर वही गलती होगी जो टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था। फ्रिक्शन इज mg sin थीटा which will be less than or equal to mu mg cos theta, राइट? तो म्यू mg बोल के कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो मिल गया, क्योंकि हमें तो पता है कि ब्लॉक रुका हुआ है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस कर रही होगी। तो अब देखो बच्चों आपके पास फोर्स आ गई, आपको टाइम t दिया हुआ है, तो टाइम t में आपको पता है कि ब्लॉक कितना ऊपर चला गया, v इंटू टी, और आपको अब एंगल पता चल गया बिटवीन ये फोर्स एंड वेलोसिटी।
ये फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में देखो कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा। तो आपका वर्क डन क्या बन गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा बन गया। तो इसलिए आंसर आपका सी बन जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कहा है कि टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर with constant relative velocity v along a straight line, they observe a block of mass m moving a distance l on a rough surface. तो ये एक ब्लॉक मूव कर रहा है, हमें नहीं पता वो कैसे मूव कर रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या है। और एल मूव कर रहा है रफ सरफेस के ऊपर, और दो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v है। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे शो कर दूं कि एक की v है और एक की 2v है। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते थे ये शो करने के, मतलब v2v की जगह एक की 0 एक की v दिखा दो, बट वो गलत हो जाता क्योंकि लिखा है कि दोनों ऑब्जर्वर्स मूविंग है। तो एक की v एक की 2v दिखा दो, या एक की v/3 दूसरे की उसके करस्पॉन्डिंग 4v/3 दिखा दो, या दोनों की v/2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में दिखा दो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है, चाहे ऑपोजिट दिखा दो, मतलब इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, बस रिलेटिव वेलोसिटी v होनी चाहिए दोनों में। तो अब हमें बोला है कि कौन सी क्वांटिटी सेम ऑब्जर्व होंगी। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। भाई काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो बच्चों मुझे सोच के बताओ, क्या ऑब्जर्वर्स को ब्लॉक की वेलोसिटी जो भी होगी वो सेम नजर आ रही होगी या अलग नजर आ रही होगी। दो ऑब्वियसली दोनों ऑब्जर्वर्स को अलग अलग नजर आएगी, है ना। जब दोनों ऑब्जर्वर्स अपना रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों को ब्लॉक की अलग अलग वेलोसिटी नजर आएगी, तो इसका मतलब दोनों को ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसके बारे में सोच के बताओ मुझे, ये सेम नजर आएगी या अलग नजर आएगी। डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट क्यों, भाई दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, तो दोनों को ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट भी अलग नजर आएगी। ठीक है, दोनों को ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग नजर आएगी। बेसिकली तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपली इस पे बेस्ड है कि कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम के साथ चेंज होती हैं, कौन सी क्वांटिटीज सेम रहती हैं, राइट। तो जब हम फ्रेम चेंज करते हैं तो क्या कुछ चेंज हो जाता है बच्चों, बताओ।
तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, राइट? क्या चेंज नहीं होता, बताओ? टाइम चेंज नहीं होता, है ना? जब एक ऑब्जर्वर को 1 घंटा लग रहा है तो दूसरे ऑब्जर्वर को भी 1 घंटा ही लगेगा। और बताओ कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती? मास चेंज नहीं होगा, जो भी मास होगा वो मास सेम ही नजर आएगा। और क्या फोर्स चेंज होती है? क्या फोर्स चेंज होती है बच्चों? नहीं, मतलब नेट फोर्स चेंज होती है। जो फोर्स पहले से लग रही है उसकी वैल्यू तो नहीं चेंज होती ना, वो तो नेट फोर्स तो एक स्यूडो फोर्स के कारण चेंज हो जाती है। जो फोर्स पहले से लग रही है वो तो वही रहेगी ना, मतलब जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं वो तो सेम ही रहेंगी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इसके बेसिस पे आंसर बताओ। यस, तो द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम इज दैट इज एक्सेलरेशन, राइट? काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। टोटल वर्क डन तो डेल्टा के ही होता है, तो अगर एक चेंज हो रहा है तो सी भी चेंज होगा ही। एक्सेलरेशन क्यों नहीं चेंज हो रही? बिकॉज फोर्सेस तो सेम है। हाँ बच्चों बताओ किस केस में एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाती? अगर इन दोनों में से कोई फ्रेम ऐसा होता, ऑब्जर्वर्स में से अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा होता तो फिर क्या होता? फिर तो स्यूडो फोर्स आ जाती ना, तो फिर एक्सेलरेशन चेंज हो जाती। समझ आया बच्चों कि ये आंसर डी भी सिर्फ इसलिए आ पा रहा है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना होती तो फिर तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाती। क्लियर एवरीवन? सर हाँ जी, सर यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी कहना ठीक है, अगर दोनों की एक्सेलरेशन ही सेम हो तो भी तो सेम ही बनेगा हाँ मतलब दोनों अगर के दोनों रिस्पेक्ट की में। सेम होगी तो भी उन्हें एक्सेलरेशन सेम ही दिखेगी ना। हाँ जी सर। हाँ, आगे बच्चों। 11th क्वेश्चन, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग इन फर्स्ट 5 सेकंड्स। ये बिल्कुल जैसे मैंने कल क्लास में दिया था क्वेश्चन वैसे करना है। एक्स से बी निकाल लो, फिर डेल्टा के ही निकाल लो।
15th क्वेश्चन, एरिया निकालो, एरिया इज वर्क डन, उसको डेल्टा के ही पुट कर दो। 17th क्वेश्चन, सेवनटीन्थ क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप देखो फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, फिर नेगेटिव में कांस्टेंट है, तो क्या होगा पार्टिकल के साथ बच्चों? हाँ बच्चों बताओ, 17th क्या किया? देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका पहले वर्क डन पॉजिटिव है, बाद में वर्क डन नेगेटिव है, तो अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट तक जो मैंने रेड मार्क किया है, वर्क डन 0 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? वर्क डन 0 कैसे आया? मतलब फिजिकली क्या मतलब हुआ? वर्क डन 0 कैसे हुआ होगा? पार्टिकल की स्पीड क्या हुई होगी जिस कारण से वर्क डन 0 हो जाए? मतलब ऐसा हो गया होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो -1 हो गई होगी, है ना? डायरेक्शन चेंज हुई होगी और वेलोसिटी -1 हो गई होगी। तभी ऐसा होएगा कि वर्क डन 0 हो जाए, ताकि डेल्टा के ही 0 आ जाए, है ना? और उसके बाद क्या है कि फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही है। मतलब फोर्स नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि नहीं बच्चों, 1 मिनट, मैंने गलत बोल दिया, 1 सेकंड, 1 मिनट बच्चों, उसको दोबारा सुनो। सी, इस क्वेश्चन में बच्चों हो क्या रहा है, हम देख सकते हैं कि एक फोर्स है जो मतलब पहले पॉजिटिव है फिर बाद में नेगेटिव हो गई, राइट? तो हम देख सकते हैं कि जो एरिया है वो पहले पॉजिटिव है और बाद में ये सारा एरिया नेगेटिव है, राइट? बच्चों पॉजिटिव एरिया का क्या मतलब है? वर्क डन पॉजिटिव, ये मैंने आपको कल भी बात समझाई थी। वर्क डन पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? एनर्जी देना, है ना? और वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी लेना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी? जब तक उसको एनर्जी मिल रही है ना? उसको एनर्जी कब तक मिल रही है?
1 मीटर तक, उसके बाद तो हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम 1 मीटर तक का वर्क डन लेंगे और उसके ऊपर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके, इसको एक और तरीके से भी समझ सकते थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वी मैक्सिमम, ठीक है? वी मैक्सिमम कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव 0, मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब फोर्स 0। तो भाई किस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी? जब फोर्स 0 हो जाएगी। ओके, आगे बच्चों। सर जो एक बार वो 10th क्वेश्चन था हम्म, सर अगर उसमें जो दोनों ऑब्जर्वर्स हैं उनकी एक्सेलरेशन डिफरेंट होती तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे वो तो सेम ही लगती दोनों को, हाँ मतलब। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स सेम होती, यस। ओके सर। आगे बच्चों। यस सर मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी कि हम्म जो स्प्रिंग है उसको अगर हम दोनों हम्म तरफ से स्ट्रेच कर रहे हैं तो दोनों तरफ उसका फोर्स के एक्स लगेगा, जहाँ पे एक्स टोटल उसका जो स्ट्रेच हुआ है वो है, लेकिन करेक्ट। एनर्जी हाफ लगती है। एनर्जी क्यों सर? हाफ, एनर्जी हाफ लगती है मतलब? जैसे हाफ की एक्स स्क्वायर थी टोटल, तो इधर वाली साइड पे 1/4 होगी और उधर भी 1/4 होगी। अच्छा हाँ ठीक है, चलो ऐसे बोल लो। तो आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन नहीं, रीजन तो बस कुछ नहीं है कि वो तो बिल्कुल मैथमेटिकल है, मतलब कि ये 1/2 टर्म जो आई उसका और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये रीजन है कि भाई क्योंकि फोर्स के एक्स थी, एनर्जी उसको इंटीग्रेट करके आती है, तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन 1/2 होती है, और कोई रीजन नहीं है। बाई चांस हम कहें कि स्प्रिंग फोर्स, जैसे हम कहें कि हमने स्पेशल स्प्रिंग बनाया है जिसकी फोर्स के एक्स स्क्वायर होती, तो क्या हो जाता, वो के एक्स क्यूब बाय 3 बन जाता एनर्जी उस केस में। तो और कोई लॉजिक नहीं है इसका। 18th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको, तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या होगा? डेल्टा के ही, हाफ एम वी स्क्वायर, सीधा ही। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, तो 20th क्वेश्चन में क्या है कि आपको कहा है कि आधा पार्ट स्मूथ है, आधा पार्ट रफ है। तो ये एंगल थीटा हो गया आपका। तो इसको L/2 हो गया, और जो ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी? म्यू एम जी कॉस थीटा। तो आप नीचे से ऊपर तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो क्या हो गई? माइनस
म्यू mg cos थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L/2। L/2 ही क्यों लेंगे हम, क्योंकि ऑब्वियसली आधे पे लग रही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डेल्टा के ही 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, रेस्ट पे ही पहुंच गया। डेल्टा पी कितना हो गया, माइनस mgh, और h है क्या, L sin थीटा, इससे निकल आएगा। सर हाँ जी, सर इसमें 27th क्वेश्चन में कहा है कार मूव्स ऑन स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस रोड और वो पहले रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन यानी वो चल कैसे रही है, मतलब आगे तो। ये तो हम बहुत जगह मानते ही हैं ऐसा तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि आइडली तो विदाउट फ्रिक्शन इट कैन नॉट मूव, हाँ जी सर। बट वो तो हम बहुत जगह ऐसे ही मान के करते यस हैं। सर। ओके सर। 22 water is pouring down at the rate of this much, तो पावर डिलीवर्ड क्या होएगी, मतलब वो कितनी एनर्जी दे रहा है, d/dt ऑफ mgh। ठीक है ना, और ये बन गया dm/dt इंटू g इंटू h। dm/dt आपको दिया हुआ है 100 kg/s। ठीक है जी, yeah. 29th क्वेश्चन, बच्चे आपने किया हुआ है पहले स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो वो तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है ना, तो इसलिए हमने सीधा बस पोटेंशियल ही लिख लिया 22 में। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों देखो, बच्चों क्या होता है कि अगर आपको u दिया हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, जैसे मान लो उसी क्वेश्चन की ले लें हम, तो अगर तो सिर्फ इक्विलिब्रियम देखना हो, उसके लिए तो हमें बस du/dx 0 करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे आया du/dx 0, क्योंकि फोर्स 0, तो F क्या होता है माइनस du/dx। ठीक है, अगर उसके फर्दर देखना हो स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल, उसका क्या तरीका होता है, स्टेबल के लिए होता है बच्चों, आपको दोबारा डिफरेंशिएट करके देखना होता है कि d² u/dx² पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो स्टेबल होता है, अगर वो नेगेटिव हो d² u/dx² तो अनस्टेबल होता है, और न्यूट्रल होता है जब du/dx 0। ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है,
तो इस केस में अगर हम देखें, जब हमने du by dx 0 किया तो x2 आ गया, तो हमें अब ये चेक करना है कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम है। du by dx 0 से तो ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम है, कौन सा है ये नहीं पता चला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, d square u by dx square निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ du by dx बन गया 2x minus 4 और d square u by dx square बन गया 2, दोबारा डिफरेंशिएट करके। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। हाँ, फोर्स में तो माइनस डी यू बाई डी एक्स आता है, बट वो जीरो ही कर रहे हैं तो माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? समझ गए? अच्छा सर, अगर हमें जैसे हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पर तो जीरो आ जाता है इक्विलिब्रियम में, मतलब जब हमें दूसरी डिफरेंशिएट करना है तो अगर हमने पहले माइनस साइन लगाया होता है तो फिर आंसर में वो तो हाँ, मतलब मैंने तो u की फॉर्म में लिखा है, अगर आप f की फॉर्म में लिखते तो जो आप बात कह रहे हो वो तब आती कि अगर आप df by dx निकाल रहे होते। नहीं सर, जैसे हमने पहले तो यहाँ पर कर दिया फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है वो है अपना माइनस 2x प्लस 4। अगर इसको हाँ, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं वो हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन बना। जो इक्विलिब्रियम की अच्छा कंडीशन है वो फोर्स पे बेस्ड नहीं है, वो u पे बेस्ड है। तो अच्छा, हाँ अगर जी आप सर। उसको फोर्स की टर्म्स में लिख रहे हो तो फिर आपका वो साइन उल्टा हो जाता है। हाँ जी सर। हम्म। अच्छा, मुझे 30th का आंसर बताओ बच्चों, ए आएगा बी आएगा? बताओ भाई सोच के। ए आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका 3 के आ रहा है, तो इसलिए वर्क डन जो है वो -3 के आ गया, राइट? सर हाँ। सर यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे फाइनल पॉइंट्स हैं उस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल लें और इनिशियल हाँ, की, यस। तो माइनस के नहीं वो आ तो जाएगा? डेल्टा यू आया ना, वही मैं समझा रहा हूँ। आपको डेल्टा यू नहीं पूछा, आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी सर। तो आपका डेल्टा यू 3 क्या है? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो -3 के हुआ ना। नहीं सर, अगर हम जैसे ये एक्सप्रेशन है u इक्वल टू के एक्स प्लस वाई, हाँ हमारे फाइनल पॉइंट्स हैं y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। हाँ, वो तो ठीक है। आपका हाँ जी, डेल्टा तो यू आया ना उससे, हाँ जी सर, वो आपका डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा 3 यू के आ के गई। नहीं आ रही। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 5 के -2 के 3 के आ गया ना। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ जी सर, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स वाला देख लेते हैं, ठीक है सर। तो 25th क्वेश्चन है बच्चों, क्या करना है? पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब
जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी अगर हम कार का एफबीडी सोचें? तो फोर्स आपकी बन जाएगी ma प्लस आर, तो पावर बन गई फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो सी आ गया आंसर। ठीक है जी। जो कार का एफबीडी है उस पे आर पीछे को लग रहा है, एफ आगे को लग रहा है, तो इस पे फोर्स क्या हो गई? ma प्लस आर हो गई। अगर मैं सेकेंड लॉ से लिखूं तो पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। थर्टी टू। इसमें फिजिकली तो कुछ नहीं समझ आएगा यार, मतलब ये तो बस वो डी यू बाई डी एक्स जीरो ही करना है। ट्वेंटी सिक्स, देखो नहीं सर, 26 मतलब इसमें हम ये मान रहे हैं, एक मिनट फिर बोलो, क्या मान रहे हैं? जो सर वो 32 क्वेश्चन था कि हमारा जो हम्म वो डायटोमिक पार्टिकल है उसका एक एटम वो ओरिजिन पे है। यस, मतलब या ऐसे कह लो कि x जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स है, ये मान रहे हाँ हैं। जी सर, हम्म। ओके। ये जो 26 क्वेश्चन है ये कैसे करना है? बेसिकली आपको क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। इसके रेट का क्या मतलब है? इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी के बाई डी टी। वो क्या बन गया देखो, हाफ m इंटू वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बन गई? 2v dv बाई dt। ठीक है जी। तो तो अब ये 2 कट गया, dv बाई dt क्या बन गया? a बन गया। तो ये क्या बन गया? mv इंटू a। तो इसके हिसाब से आप mv और a तीनों क्वांटिटीज ही 2 हैं, तो इसके हिसाब से आप रिलेशन बना सकते हो। तो ये तो बच्चों इसमें तो बी और सी दोनों ठीक हो गए। और इनफैक्ट डी भी ठीक है, ये तीनों ही ठीक है इसमें तो 26 में। मतलब बी नहीं, सॉरी, ए सी और डी। देखो बच्चों,
समझ आ रहा है ये? पीछे तीनों दिए हुए हैं। अच्छा नहीं सॉरी, डी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरी कर रही है ना। हाँ अरे नहीं, ठीक है ठीक है, मैंने गलत बोल दिया है ना। ए ही आएगा, क्योंकि वी तो वेरिएबल है, मैंने वी को कांस्टेंट मान लिया था, तो इसलिए सिर्फ ए ही आएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में वी जो है ये तो वी एट एनी टाइम टी वाला है ना, दिस इज नॉट की कांस्टेंट वी। राइट बच्चों, समझ गए? थर्टी टू में डी यू बाई डी एक्स जीरो करना है बस। थर्टी फोर्थ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड क्वेश्चन। बोलो बच्चों क्या आएगा 34 का? हाँ, इसका डी आएगा, बिकॉज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इसलिए बी नहीं मार्क करना, हम डी मार्क करेंगे। या अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लिखा होता कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या कुछ ऐसा, तो वो चल जाता है काम।
35th में 35th, there will always be a decrease in potentiality of system if work is done upon the system by हाँ जी बताओ 35th का क्या बनेगा बच्चों? हमें कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम ही होनी चाहिए और ये भी लिखा है कि वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम। जब क्लियरली ये लिख दिया है कि वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम, उसका मतलब क्या है बच्चों? कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, राइट? तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा यू नेगेटिव है और वर्क डन पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है? कंजर्वेटिव में ही होता है ना? इसलिए इसका आंसर सी बन गया। मतलब नॉन कंजर्वेटिव में भी ऐसा आ सकता था लेकिन पक्का नहीं है ना। हमें तो वो वाला केस बताना है जब पक्का ही होगा। और कोई बच्चों 35 तक? 33 बच्चों जब ऐसे फोर्स की टर्म्स में पूछा हो तो हम एक्सप्रेशन को किस तरह कन्वर्ट कर देते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर है, यू कैन राइट इट एज एफ स्क्वायर बाय 2k, है ना? के से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इससे आ जाएगा आंसर। नहीं, 28 में हम ये नहीं मान रहे। तो 28 कैसे करना है? देखो आपको क्या कहा है, पावर कांस्टेंट है, ठीक है? तो देखो जो ब्लॉक का एफबीडी कैसा होएगा, आप उस पर कोई फोर्स लगा रहे हो, उस पर पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है म्यू एम जी, एंड मान लो किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है? दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये किसी भी इंस्टेंट पे है। अब पावर क्या बन गई? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है? आपको कहा हुआ है कि ये एक्सप्रेशन जो है दैट इज कांस्टेंट। अब अगेन मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा जो हमने पहले किया था। भाई वेलोसिटी मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ?
एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब हुआ? F इक्वल टू म्यू एम जी। तो मतलब जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी, उस इंस्टेंट पे जो फोर्स है वो म्यू एम जी होएगी। उसको हम यहाँ पुट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, मैं बस यहीं तक कर रहा हूँ, 35 के आगे नहीं कर रहा डिस्कशन। कोई भी क्वांटिटी, देखो बच्चों, कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम कब होती है? जब उसका डेरिवेटिव 0 होता है। हम करते हैं ना ये, तो उसी से ही कहा मैंने, वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब उसका डेरिवेटिव 0, मतलब एक्सेलरेशन 0। नहीं सर, मतलब यहाँ पर जो हमारी फोर्स है वो तो कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। तो सर यहाँ पर फोर्स इंक्रीज करेगी ना विद टाइम? ना, डिक्रीज करेगी, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। हाँ जी वेलोसिटी सर। बढ़ रही है तो फिर फोर्स को तो कम होना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ जी सर। इसके बाद तो अपना एक ही चैप्टर है स्पीक का, जो वो वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट टाइम उसकी डिस्कशन करेंगे, राइट? सर्कुलर तो इसी में ही है ना, तो जब इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब सर्कुलर अपने आप हो ही जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम अपनी बच्चों इन दोनों शीट्स की डिस्कशन है, इसका जो पेंडिंग बचा हुआ है एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स, राइट? तो बच्चों ये ना मतलब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छी है, मतलब ये आपके मतलब आपने देखा होगा जो जो चीजें मैंने मतलब आपको रिवीजन में मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना? तो प्लीज डू इंश्योर कि आप ये क्वेश्चंस कर लो पक्का से। हाँ, सर्कुलर के क्वेश्चंस कम है, वो वैसे भी ना मतलब एक्सप्लिसिट सर्कुलर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो मिक्स्ड ही आते हैं। तो मतलब हाँ, बाकी थोड़ा मॉड्यूल से रिवाइज कर लो। ठीक है जी, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।